इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े म्यूजियम को दिखाते हुए। म्यूजियम के अंदर वहाँ की साफ सफाई करने के लिए एक लेडी काम कर रही थी। तभी कुछ लोग डायनासोर की एक बहुत ही यूनिक फॉसिल को लेकर आते हैं जो कि किसी और ने ढूंढा था। पर अब उन सभी लोगों ने डायनासोर के फॉसिल पर एक दूसरा नाम लगा दिया होता है जिससे कि वो किसी दूसरे द्वारा खोजी गई दिखाई जा सकती थी। यानी कि उस फॉसिल को ढूंढने के लिए मेहनत किसी और ने की और नाम किसी और का मिला। अब हमें यहाँ समुद्र के किनारे एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर मैरी नाम की एक लड़की अपने मॉम के साथ रहा करती थी। मैरी समुद्र के किनारे जाकर वहाँ पर मौजूद फॉसिल्स और यूनिक चीजें ढूंढा करती जिसे बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और इस तरीके से उनका घर चलता था। हमें यहाँ पर पता चला कि उस डायनासोर के फॉसिल को मैरी ने ही ढूंढा था, लेकिन फॉसिल को अमीर लोगों ने मैरी से ले लिया और उनसे वादा किया कि वो 1 साल तक उनकी खाने पीने का इंतजाम कर देंगे। मैरी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो फॉसिल कितने का है, लेकिन इस समय उनके खाने पीने की चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके काम का क्रेडिट कोई और लेकर चले जाए। वो इसी तरीके से लगातार समुद्र के किनारे जाती और अजीब तरीके के फॉसिल ढूंढती। हमेशा की तरह वो समुद्र के किनारे मौजूद होती है। तभी उसे पत्थरों के नीचे एक अजीब तरीके की आकृति मिली। ये स्ट्रक्चर इतना ज्यादा विलुप्त हो चुका था कि किसी को मिलता ही नहीं। बट ये बात मैरी को अभी तक पता नहीं थी। वो तो उस स्ट्रक्चर को लेकर अपने घर पे आ जाती है। अब मैरी के घर पर रॉड्रिक नाम का एक अमीर आदमी अपनी वाइफ सैलेड के साथ वहाँ आ जाता है। मैरी तो पाए गए फॉसिल्स को साफ कर रही थी जिससे कि वो बेचकर कुछ पैसे कमा सके। रॉड्रिक जैसे स्ट्रक्चर को देखता है तब वो बताता है कि ये स्ट्रक्चर तो लाखों में बिक सकता है। बट मैरी को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। रॉड्रिक मैरी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे भी वो टेक्निक सिखाए कि जिस तरीके से वो समुद्र के किनारे जाकर ये स्ट्रक्चर को ढूंढ सके। लेकिन यहाँ मैरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे अपने खोजे गए चीजों का असली पैसे नहीं मिलते थे। मैरी रॉड्रिक को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रॉड्रिक की वाइफ सैलेड भी वहाँ खड़ी थी जो कुछ बोल ही नहीं रही होती। अब वो दोनों अपने होटल में आ जाते हैं जो वहीं पर अपनी रात गुजारेंगे। हमें पता चला कि कुछ सालों पहले सैलेड का एक एक्सीडेंट हो गया था और तब से ही वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन सैलेड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। अब अगले दिन मैरी हमेशा की तरह समुद्र के किनारे स्ट्रक्चर्स को ढूंढ रही थी। तभी उस जगह पर रॉड्रिक आ जाता है जो मैरी से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे भी टेक्निक सिखाओ कि कैसे ढूंढा जाए। मैरी अब इंसानियत के नाते रॉड्रिक को धीरे धीरे सब कुछ बताने लगी थी स्ट्रक्चर्स के पहचानने के बारे में। रॉड्रिक अब मैरी से बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से सीखने लगा था। अब अगले दिन रॉड्रिक अपनी वाइफ सैलेड को लेकर आता है बीच के किनारे घुमाने के लिए, लेकिन सैलेड के चेहरे पर तो जरा भी खुशी नहीं थी। रॉड्रिक सैलेड से कहता है कि अगर तुम अपना व्यवहार इस तरीके से रखोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। आखिर मैं तुम्हें कितनी टाइम तक संभालूंगा। मुझे अपनी पहली वाली वाइफ चाहिए जो हंसमुख थी। रॉड्रिक अब मैरी के पास आकर उससे वो स्ट्रक्चर खरीद लेता है जो उसने समुद्र के किनारे पाया था, जिसे कि रॉड्रिक शहर जाकर अच्छे दाम में बेचेगा। इसके बदले उसने मैरी को कुछ पैसे दिए होते हैं। लेकिन अब रॉड्रिक मैरी से रिक्वेस्ट करने लगा कि उसके एब्सेंस में क्या वो उसकी वाइफ को थोड़ा सा ख्याल रख सकती है। भले ही रॉड्रिक के घर में कई सारे नौकर थे उसकी वाइफ का ख्याल रखने के लिए, लेकिन रॉड्रिक को लग रहा होता है कि उसकी वाइफ सैलेड को एक नया दोस्त चाहिए जो आप पूरा कर सकती हो। पर मैरी इन सारी चीजों के लिए मना कर देती है क्योंकि उसी भी अपनी शॉप संभालनी थी। तभी रॉड्रिक कहता है कि मैं इसके बदले आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा। अब मैरी को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने इस बात के लिए हाँ कर दी होती है। रॉड्रिक चला गया था शहर में उस स्ट्रक्चर को बेचने के लिए। वहीं अब मैरी जब भी समुद्र के किनारे जाती वो सैलेड को अपनी साथ ही लेकर जाती जिससे कि उसका मन बहला रहे और वो दोनों एक दूसरे से बातें करे। लेकिन सैलेड तभी भी कुछ कहती ही नहीं। वो एकदम शांति से बैठे रहती है जैसे कि उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। मैरी भी समझ चुकी थी कि शायद सैलेड किसी बुरे दुर्घटना से गुजरी होगी जो अभी तक उभर नहीं पाई है। मैरी तो उसे खाने के लिए भी कुछ चीजें देती है, लेकिन सैलेड ने तुरंत ही मना कर दिया था। मैरी अपना सारा स्ट्रक्चर ढूंढने का काम खत्म करके जब वहाँ से जा रही थी तब सैलेड पहली बार अपना मुंह खोलती है कि उसे समुद्र में जाकर नहाना है। हालांकि मैरी कह रही थी कि इससे तुम बीमार हो सकती हो, बट सैलेड मैरी की एक बात नहीं सुनती और जाकर पानी में कूद जाती है। लेकिन आज जिसका डर था वही हुआ। सैलेड बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई और बेहोश होने लगी। मैरी जल्द से जल्द सैलेड को अपने घर में लेकर आती है जो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर को दिखाने के बाद वो कहते हैं कि सैलेड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उसे लगातार आराम की जरूरत है। यानी कि अब मैरी को ही सैलेड का ख्याल रखना पड़ेगा। बट मैरी डॉक्टर से कहती है कि मैं तो इस औरत को जानती भी नहीं और मुझे सबसे पहले इसके हस्बैंड रॉड्रिक से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अब कोई और रास्ता ना होने के कारण मैरी को ही सैलेड का ख्याल रखना ही पड़ता है। हालांकि मैरी की मॉम इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वो तो कहते हैं कि अगर तुम सैलेड को रख रही हो तो तुम्हें इसके हस्बैंड से और भी ज्यादा पैसे
लेने चाहिए, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि एक और लेडी यहाँ पर रह सके। मैरी अपने मॉम से कह रही थी कि मैं सैलेड के साथ अपने कमरे में एडजस्ट कर लूंगी। मैरी बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान होती है, इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रही थी और अब वो सैलेड का अच्छे से ख्याल भी रखने लगी होती है। मैरी तो शार्लेट का काफी अच्छे से ख्याल रखने लगी थी और उसे अपने बेड पर ही सुलाती। बेड पर और जगह ना होने के कारण मैरी तो खुद कुर्सी पर सोती और अब इसी तरीके से मैरी ने शार्लेट का अच्छे से ख्याल रखा, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी आकर शार्लेट का चेकअप कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही जल्दी रिकवर हो गई, यानी कि ये पूरा क्रेडिट मैरी का है जिसने की उसका ख्याल रखा। लेकिन अभी भी शार्लेट को थोड़े टाइम तक आराम करना ही पड़ेगा। शार्लेट तो अब ठीक होने के बाद मैरी के घर में चारों तरफ घूमने लगी थी। वो वहाँ पर रखे गए स्ट्रक्चर्स की छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कर रही होती है। मैरी ने भी शार्लेट को कुछ कहा नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में उसे चलना फिरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इससे उसका मन बहला रहेगा। शार्लेट तो जाकर पियानो भी बजाने लगी थी, क्योंकि उसे काफी अच्छा लगता था। शार्लेट को भी यहाँ पर पता चल चुका था कि उसका पूरा ख्याल मैरी ने ही रखा है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसीलिए वो पहली बार मैरी से जाकर कहती है कि क्या हम नदी के किनारे जा सकते हैं। अब मैरी शार्लेट को लेकर नदी के किनारे पहुंच गई थी, जहाँ दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बातें करते हैं। शार्लेट ने बताया कि कुछ सालों पहले हमारा एक बच्चा हुआ था, लेकिन वो बीमार होने के कारण मर गया। उसके बाद मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई और फिर कभी बच्चा पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। मेरे हस्बैंड की भी इन सारी चीजों में कोई गलती नहीं है, मैं ही हूँ जो सुधरना नहीं चाहती। लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूंगी इन सारी चीजों को सॉल्व करने का। अब मैरी और सैलेड वापस घर पे आ जाते हैं। सैलेड यहाँ पर मैरी से बोल रही थी कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं कि नहीं। तब जाकर मैरी बताती है कि नहीं, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। मेरे ऊपर मेरे पूरे फैमिली की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। मैरी के फादर भी कुछ ही महीनों पहले चल बसे थे, इसीलिए अब मॉम की जिम्मेदारी भी मैरी के ऊपर है। अब यहाँ सोते समय सैलेड ने देखा कि मैरी एक कुर्सी पर सो रही है, इसीलिए वो मैरी से कहती है कि आप बेड पर आ जाइए, हम साथ में सोते हैं। हालांकि शुरुआत में मैरी इस बात के लिए मना कर रही थी, लेकिन ज्यादा फोर्स करने के कारण वो दोनों बेड पर सो जाते हैं। इस समय तो गरीबी और अमीरी के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। सैलेड जितने अपने जिंदगी में कभी ऐसी लाइफ नहीं देखी थी, वो आज मजबूरी के कारण मैरी के पास मौजूद थी। यानी कि अमीरी और गरीबी कोई कंडीशन दिख कर नहीं आती। मैरी और सैलेड अब एक दूसरे से काफी अच्छी तरीके से बातें करने लगे थे। अब मैरी यहाँ पर सैलेड के लिए खाना बना रही थी, जिससे कि वो कुछ खाए। बट अब मैरी को भी काम करता हुआ देखकर सैलेड वहाँ आ जाती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन सैलेड को तो बिल्कुल भी काम करना आता ही नहीं था। ये बात तुरंत ही मैरी को पता चल जाती है, इसीलिए उसने सैलेड को छोटा मोटा काम दिया, जैसे कि कोयला इकट्ठा करने का। लेकिन सैलेड उसमें भी अपने आप को चोट लगा लेती है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा नाजुक थी और उसने ये सारी चीजें अपने जिंदगी में कभी नहीं की होती। मैरी सैलेड को लेकर आकर उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। सैलेड को पता चल चुका था कि मैरी कितनी ज्यादा अच्छी है, जो बिना जान पहचान की उसकी इतनी ज्यादा मदद कर रही थी। अब कुछ दिनों बाद वही डॉक्टर आता है, जो कह रहा आता है कि सैलेड अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और वो जा सकती है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर ने मैरी को एक इनविटेशन कार्ड दिया था, जो होता है एक म्यूजिक का। वहाँ एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन आने वाले थे, जहाँ सभी लोग इकट्ठा होंगे। अब मैरी भी उसके साथ शामिल थी, इसीलिए डॉक्टर को 2 इनविटेशन कार्ड देने पड़े। वो दोनों को ही इनवाइट करता है उस शो के अंदर। अब अगले दिन मैरी सैलेड को तैयार करने लगी होती है उस शो के अंदर जाने के लिए। दोनों शो के अंदर चले जाते हैं, जहाँ काफी अमीर अमीर लोग आए थे। भले ही दोनों के पास इनविटेशन होता है, लेकिन वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स ने सैलेड को अंदर भेज दिया और मैरी को बाहर ही बैठने के लिए कहा, क्योंकि सैलेड द्वारा पहने गए कपड़े काफी अमीर लोगों के लग रहे थे। और वही मैरी के फटे पुराने कपड़े को देखकर वो उन्हें बाहर ही बैठने के लिए कहते हैं। इस बात से मैरी को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो तो सिर्फ सैलेड को दिख रही थी कि वो कितना खुश है इन सारे अमीर लोगों के बीच में। मैरी को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर आई क्यों। इसीलिए अब वो शो खत्म होने से पहले ही वहाँ से बारिश में भीगते हुए घर पर चली गई थी। सैलेड भी जब शो खत्म होने के बाद घर पर आती है, तब उसे मैरी के फेस से पता चल चुका था कि उसे बुरा लगा है। बट अब सैलेड मैरी को दिलासा देती है कि वहाँ सबसे खूबसूरत तुम ही लग रही थी। भले ही वो लोग अमीर है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा मन साफ है और तुम मन से अमीर हो। मैरी भी इस बात से सेटिस्फाई हो गई थी और अब वो दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन सैलेड और मैरी नदी के किनारे चले गए थे कुछ स्ट्रक्चर्स और ढूंढने के लिए। बट यहाँ मैरी का मूड अभी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था। सैलेड अब पूरी तरीके से ठीक लग रही थी, इसीलिए वो मैरी के बदले वहाँ स्ट्रक्चर्स ढूंढने लगी थी।
थोड़ी देर के अंदर ही उसे एक बड़ी सी चीज मिलती है जो मिट्टी के अंदर मौजूद थी। मैरी और शार्लेट दोनों ही मिलकर उसे निकालने लग जाते हैं। ये काफी बड़ी चीज थी जो महंगी भी हो सकती है। मैरी ने शार्लेट को बताया कि जब वो छोटी थी तो उसने एक यूनिक स्ट्रक्चर ढूंढा था जो लाखों डॉलर का होता है, लेकिन एक दिन कुछ लोग उसके घर पर आए और कहने लगे कि तुम इसे अपने घर पर नहीं रख सकती। वो स्ट्रक्चर को लेकर लंदन चले गए और वहाँ की म्यूजियम में रख दिया। इसके बदले हमारे फैमिली को 1 साल तक खाना पीने का राशन मिलने लगा। ये वही स्ट्रक्चर होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में बताया गया था। अब मैरी और शार्लेट वो स्ट्रक्चर लेकर अपने घर पे आके साफ करने लग जाते हैं। पहली बार दोनों एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा क्लोज आए थे और अब पता नहीं क्यों मैरी के दिल में अचानक से शार्लेट के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार पनपने लगा था। दोनों आखिरकार एक दूसरे को किस करके अपना प्यार जाहिर करने लगते हैं। शार्लेट भी जो इतने दिनों से बहुत ही ज्यादा रूठी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन वो दोनों फिर से नदी के किनारे आकर कुछ नाश्ता कर रहे थे, लेकिन शार्लेट ने मैरिज के साथ इंसिस्ट किया कि तुम पानी के अंदर आओ और हम मजे करते हैं। हालांकि शार्लेट बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन मैरी के साथ वो पानी में चली भी जाती है, जिसके बाद दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इतना खुश शार्लेट अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं थी। जब वो दोनों घर पहुंचे तब मैरी के दुकान पर एक आदमी आया होता है जो उसकी फॉसिल खरीदना चाहता था। वो आदमी कहता है कि मुझे आपकी रिसेंट वाले फॉसिल्स खरीदने हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी शार्लेट वहाँ आकर उस आदमी को कह रही थी कि इस तरीके की कई सारे प्रीमियम फॉसिल्स जिसे कि मैरी ने इतने मेहनत से ढूंढे थे, उन्हें लंदन के कुछ ऑफिसर्स आके वहाँ की म्यूजियम में रखाते थे, इसीलिए आपको फॉसिल्स के और भी सारे पैसे देने होंगे मैरी को। वो आदमी ये बात समझता है और मैरी को काफी अच्छी रकम देकर जाता है। मैरी अब थोड़ा सा खुश हो गई थी क्योंकि शार्लेट उसके बिहाफ में बोल रही थी। कोई तो है जो उसके लिए अब फिक्र कर रहा है। ये बात मैरी को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। मैरी और शार्लेट एक दूसरे के साथ अब काफी अच्छी तरीके से रहने लगे थे। दोनों एक दूसरे को समय समय पर सपोर्ट भी करते हैं। पर एक दिन अचानक शार्लेट के घर पर एक लेटर आता है जो था रॉड्रिक का। रॉड्रिक ने लेटर में लिखा होता है कि उसे शहर में एक नई जॉब मिल गई है, इसीलिए वो शार्लेट को शहर में बुला रहा था। मैरी ये पढ़कर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शार्लेट उससे दूर हो जाएगी और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन ये पूरा डिसीजन शार्लेट का था कि वो जाना चाहती है कि नहीं। शार्लेट भी मैरी से अलग होने के बाद सुनकर काफी रूठ गई थी, लेकिन उसके हस्बैंड ने बुलाया है तो उसे जाना ही पड़ेगा। मैरी और शार्लेट एक साथ अब कमरे में मिलते हैं और आखिरी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, क्योंकि दोनों को ही पता था कि इसके बाद वो मिलने नहीं वाले। अब पूरा टाइम एक साथ गुजारने के बाद वो दिन आ जाता है जब शार्लेट वापस शहर में जाएगी अपने हस्बैंड के पास। मैरी को इस बात का अंदाजा था कि शार्लेट जितनी खुश उसके साथ है वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाएगी और शायद से उसका बिहेवियर वापस पहले जैसा हो जाएगा। शार्लेट अब चली गई थी शहर के अंदर अपने हस्बैंड के पास। मैरी तो उसके बिना पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी, पर अब उसे सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसे अकेले ही जिंदगी गुजारनी है। अब अचानक एक दिन मैरी की मॉम की भी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मैरी के पास अब कोई भी नहीं था सहारे के लिए। इसी तरीके से कई महीने बीतने के बाद उसे अचानक एक लेटर मिलता है जो कि शहर में मौजूद एक म्यूजियम से आया था। मैरी तुरंत उस एड्रेस की तरफ निकल पड़ी थी और जब वो घर के अंदर पहुंचती है तब पता चला कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि शार्लेट का है। शार्लेट मैरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो उसे अच्छी तरीके से किस भी करने लग जाती है। शार्लेट मैरी को लेकर ऊपर की तरफ जा रही थी और उसे दिखाती है कि आज से ही कमरा तुम्हारा होगा। मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो और इसके बदले तुम घर की काम भी करोगी। लेकिन मैरी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि शार्लेट ने म्यूजियम में जाने का बहाना देकर उसे यहाँ बुलाया था और वो सिर्फ अपना फायदा देख रही थी। उसे घर के अंदर सिर्फ मैरी नहीं बल्कि खुद के लिए एक मेड भी चाहिए होती है। इसीलिए मैरी शार्लेट से कह रही थी कि हमारा मिलना एकदम से नामुमकिन है और अगर हमारे इस नाजायज संबंध के बारे में तुम्हारे हस्बैंड को पता चल गया तब हम दोनों जेल में होंगे। इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ इस संबंध को तोड़ना होगा। मैरी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से निकल के अब म्यूजियम में आ जाती है। वो चारों तरफ दिखने लगी थी अजीब तरीके के फॉसिल्स को और अब वो उस फॉसिल्स के पास पहुंच जाती है जो कि उसने 11 साल की उम्र में ढूंढा था, लेकिन अब उसके ऊपर किसी और का ही नाम लिखा होता है। मैरी ने जब फॉसिल के सामने देखा तब वहाँ शार्लेट भी मौजूद थी जो उसे ही लगातार घूर रही होती है। शार्लेट को पता था कि भले ही मैरी उससे कितनी भी दूर चली जाए वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती रहेगी। वो दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से लगातार घूरते रहते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। अगर आप डॉक्टर मूवी टेलर पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की मिस्टीरियस और मजेदार कहानियां आती रहेंगी।